रात की नमी पसरी थी। मैं नदी किनारे घूम रहा था। नदी के किनारे कोहरा घना होकर फैल गया था। जल के बहाव की आवाज बेहद धीमी थी, मगर उसमें एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कुछ बुदबुदा रही हो। तभी हवा का एक तेज झोंका आता है। धुंध और गहरी हो जाती है और एक आदमी आकर मेरे पास खड़ा हो जाता है। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने पूछा, घाट पर अकेले मुसाफिर हो क्या? हाँ, रास्ता भटक गया। रास्ता यहाँ के लोग भी नहीं ढूंढ पाते, बाहर वाले क्या खाक पाएंगे। आपका नाम? सुमन रॉय। सुमन रॉय, अच्छा। उसकी आवाज में कुछ था, जैसे वह नाम सुनकर तय कर रहा हो कि आगे क्या करना है। ये नदी सिर्फ पानी नहीं है, ये यादें रखती है। ध्यान से सुनो तो इसके नीचे कुछ हलचल महसूस कर सकते हो। 30 साल पहले मेरी दीदी बताती है कि इस गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति आया। पढ़ा लिखा था तो गांव वालों ने उसे स्कूल मास्टर बना दिया। टिप टॉप रहता था, अच्छे कपड़ों का शौकीन भी था, लेकिन जिंदगी सादगी से जीता था। लोग शुरू में पसंद करते थे, नम्र, धीमे बोलने वाला, और वो बच्चों का इतना प्यारा था कि बच्चे उसे मास्टर से ज्यादा अपना दोस्त समझते थे। वह थोड़ी देर रुककर बोला, फिर सर्दियों के पहले हफ्ते में एक लड़का, मोहन 8 साल का, स्कूल से घर जाते हुए गायब हो गया। उसका बैग नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे मिला। उसकी एक चप्पल नदी में तैरती हुई मिली। उसके साथ के बच्चों से पूछताछ करने पर वो बोले, वह दूसरे गांव के स्कूल के साथ हमारी प्रतियोगिता है ना। मोहन बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, तो वह स्कूल में रुक गया। हमारे मास्टर जी है ना, वह उसे ड्राइंग सिखा रहे थे। राघव ने पुलिस को बताया कि उसने आखिरी बार दुकानदार हरि प्रसाद के साथ मोहन को देखा था, मगर हरि प्रसाद ने साफ मना कर दिया। 7वें दिन नदी में मोहन का शव तैरता हुआ मिला। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सबके मन में अपने बच्चों की सुरक्षा का डर था। शव को निकाला गया। उसकी आंखें खुली थीं, पैर पर एक चप्पल नहीं, और उसके दाहिना हाथ कसकर बंद था। हाथ खोलने पर मिली एक पीतल की सीटी। अरे, यह तो मास्टर साहब की है ना? गुस्साए लोग राघव के घर पर हमला बोल देते हैं। राघव कुछ सोच विचार में कमरे में चहलकदमी कर रहा था। उसका कमरा किताबों से भरा पड़ा है। फर्श पर, मेज पर अंबार लगा है। दीवारों पर बच्चों के हाथों से बनी टेढ़ी मेढ़ी रंगीन ड्राइंग्स टंगी हैं। कहीं घर, कहीं सूरज, कहीं मछली। क्यों मारा तुमने मोहन को? नहीं, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कैसे मार सकता हूं? वो बच्चा तो मेरी आंखों का तारा था। मैं तो उनका साथी था, उनका दोस्त। मैं हर रोज उनके संग हंसता था, खेलता था, कहानियां सुनाता था। फिर मैं उस पर हाथ कैसे उठा सकता था? गांव ने कानून का इंतजार नहीं किया। उसे घसीटकर यहीं लाए। चीखें, गालियां, कबूलनामे की मांग। उसने नहीं माना, बस एक ही बात दोहराता रहा, मुझे मत समझो गुनहगार। मैं कातिल नहीं हूं। मैं तो बस उनका अपना राघव हूं। वह सब उसको पीटते हैं और वही अधमरा छोड़ देते हैं। मगर वो निर्दोष था। मैंने धीरे से पूछा, अगर वह निर्दोष था तो असली हत्यारा कौन था? हरि प्रसाद, वह दुकान वाला। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो? मैंने सुना है, इस घटना के 2 महीने बाद अचानक ही हरि प्रसाद को लकवा मार गया था। वह कुछ बोल भी नहीं पाता था,
लेकिन 4 दिन पहले जब वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तो अचानक उसके होंठ खुले और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने मान लिया कि उसी ने रमेश की हत्या की थी। वह राशन के काम में मिलावट करता था। रमेश ने उसे देख लिया था और मास्टर साहब और गांव वालों को बताने की बात कर रहा था। तो आखिरकार सच बाहर आ ही गया। क्या मतलब? धीरे धीरे मैंने सिर उठाया। उसे मेरा चेहरा साफ दिखा। ये खून और ये धब्बे अचानक से आप पर कैसे आए? मैंने उसे बताया, असल में सच कहूं तो मैं ही वह राघव हूं जिसकी तुम कहानी सुना रहे हो। डरो मत। मेरी आत्मा सालों तक इसलिए भटकती रही क्योंकि मुझे गुनहगार समझा गया, जबकि मैं निर्दोष था। लोग मेरी बेगुनाही जान ही ना पाए और उनकी नजरों में मैं कातिल बना रहा। यही कलंक मेरे साथ मरते दम तक रह गया। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। सबसे बड़ा अन्याय यह है कि किसी निर्दोष को अपराधी मान लिया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि दुनिया वालों ने भले न सही, पर ऊपर वाले ने मोहन की हत्या करने वाले को सजा दी। तुमने मेरी कहानी की महत्वपूर्ण कड़ी मुझे बताई। अब मैं चैन से जा सकता हूं। एक बार फिर तुम्हारा शुक्रिया।